अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टार्स विद एज के इन टुडेज एपिसोड। हमारा आज का ये जो सेशन है इसका टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग हाइपर एक्टिविटी एंड सेंसरी नीड्स। हमने एक सीरीज स्टार्ट की है स्टेसिल के साथ मिलके, और इसका मकसद यही है कि डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी जिनमें टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, पीडियाट्रिशियंस हैं और वो तमाम लोग जो किसी न किसी हवाले से डिफरेंटली एबल्ड इंडिविजुअल्स के साथ मुंसलिक हैं, उनको आपस में जोड़ना और अवेयरनेस क्रिएट करना सोसाइटी में एज अ होल। वी होप कि ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। हम फ्यूचर में भी ऐसी हेल्पफुल वीडियोस और सेशंस लाते रहेंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन ऑन कर लें और अपने आसपास भी पेरेंट्स तक इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी के काम आ सके। आज के सेशन में हमें ज्वाइन किया है मिस मरवा अरीज ने, जो कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं और इस हवाले से, इस टॉपिक के हवाले से हमारी रहनुमाई करेंगी। थैंक यू वेरी मच मिस अरीज कि आपने इस सेशन और इस टॉपिक के लिए टाइम निकाला। और सबसे पहले हम यही पूछना चाहेंगे, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जो हाइपर एक्टिविटी की जब हम बात कर रहे होते हैं, ख़ासतौर पर जो सेंसरी नीड्स की जब हम बात कर रहे होते हैं, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को उसके साथ लिंक किया जाता है। तो बहुत से पेरेंट्स नए भी होते हैं, तो हम यहाँ से ही शुरू करते हैं कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट क्या करता है, और इसके बारे में अगर आप थोड़ा ब्रीफली बता सकें तो फिर हम इस टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में बात करने के लिए हम सबसे पहले वर्ड ऑक्यूपेशन को अंडरस्टैंड करेंगे। एज वी ऑल नो, ऑक्यूपेशन मीन्स अ वर्क। एनीथिंग अ पर्सन डू इन हिज डेली लाइफ इज हिज ऑक्यूपेशन। लाइक करेंटली अभी मैं यहाँ चेयर पे बैठी हुई हूँ तो ये मेरा ऑक्यूपेशन है। मैं खाना खा रही हूँ डेली लाइफ में तो ये भी मेरा ऑक्यूपेशन है। मैं स्कूल जा रही हूँ या कॉलेज जा रही हूँ, वॉक करके जा रही हूँ तो ये भी मेरा ऑक्यूपेशन है। मैं अपने आप को ड्रेसअप कर रही हूँ, मैं फेस वॉश कर रही हूँ, टूथब्रश कर रही हूँ। एनीथिंग अ पर्सन और अ चाइल्ड डू इन हिज डेली लाइफ इज हिज ऑक्यूपेशन। सो जब इस ऑक्यूपेशन में या डे टू डे लाइफ में इन प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है, बच्चा ये छोटे छोटे जो वर्क हैं सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता, तब देर इज अ नीड फॉर ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में और एज अ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट फिर हम इन्हीं चीजों पे वर्क करते हैं कि बच्चे को ये सारी चीजें, इन स्किल्स के ऊपर किस तरह से वो फोकस हासिल कर सकते हैं, ये चीज हम उनको सिखाते हैं। जैसे कि वो हाइपर हम्म। है तो अपने आप को सेल्फ रेगुलेट नहीं कर सकते, अपने आप को काम डाउन नहीं कर सकते। ये सारी चीजें जो उनको एक मुकम्मल इंसान बनाती है, हम इसमें उनको हेल्प आउट करते हैं। राइट। अच्छा, हम अक्सर ये सुनते हैं या देखते हैं कि हाइपर एक्टिविटी की बात हो रही होती है, और पेरेंट्स थोड़े परेशान भी होते हैं कि अब एक बच्चे को वो हाइपर एक्टिव कहें या वो शरारती कहें, या कि बहुत ज़रूरत से ज़्यादा उसमें एक्टिविटी शो कर रहा हो, तो पेरेंट्स कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये हाइपर एक्टिव बच्चा है या ये नॉर्मल एक्टिविटी है? कैसे उसमें फ़र्क कर सकते हैं? देखिए, एवरी चाइल्ड हैज एनर्जी, एवरी चाइल्ड शोज एक्टिव बिहेवियर, बट इट डिपेंड्स कि वो बच्चा अपनी जो उसकी एनर्जी है उसको किस तरह से चैनलाइज करता है। अब एक नॉर्मल बच्चा हम्म। है, वो अपनी एनर्जी को हम्म। चैनलाइज कर पा रहा है, उसको पता है मैंने एक्टिविटी किस टाइम स्टार्ट करनी है, किस टाइम एंड करनी है, और हम्म। हर वक्त नहीं मैंने एक्टिविटी करते रहना। ऑब्वियसली जब आप एनर्जेटिक हैं, जब आप जैसे बच्चा सोकर उठा है, ब्रेकफास्ट करता है तो काफी एनर्जेटिक हो जाता है, या फिर इस तरह की हम्म। कोई भी सिचुएशन है, उसको पता है मैंने स्टार्ट कहाँ लेना है, मैंने स्टॉप कहाँ करना है। और जब मुझे किसी ने कमांड दी है कि बस अब स्टॉप हो जाओ, या मुझे कोई कंसिक्वेंस बताया मेरी एक्टिविटी का, तो वो बच्चा अंडरस्टैंड कर लेता है और स्टॉप हो जाता है। लेकिन अगर हम हाइपर एक्टिविटी की बात करें तो ऐसे बच्चों को अपनी एनर्जी चैनलाइज करना नहीं आता, अपनी एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर पाते। वो जब वो यूटिलाइज नहीं कर पाते, वो एनर्जी उनकी बॉडी के अंदर ही घूमती रहती है। बिकॉज ना, दीज किड्स आर नॉट सो वर्बल, दे आर नॉट सो हम्म। एक्सप्रेसिव। तो वो जब आप बोल नहीं रहे, आप चीजें एक्सप्रेस नहीं कर रहे, आप एक्शन सही से परफॉर्म नहीं कर रहे, आपकी बॉडी में से एनर्जी बाहर ही नहीं निकल पा रही, वो अंदर ही घूमे जा रही है, तो वो चीज उनकी हाइपर एक्टिविटी को प्रोड्यूस करती है। उनको पता नहीं है हमने किस टाइम एक्टिविटी शो करनी है, मतलब हर टाइम नहीं हमने एक्टिव रहना, हर टाइम जंपिंग नहीं करनी। देर इज अ स्पेसिफिक टाइम फॉर एवरीथिंग। दीज किड्स डजंट नो दिस। तो जब इस तरह का आपको कोई बिहेवियर एज अ पेरेंट देखने को मिलता है कि यार मेरा बच्चा तो हर वक्त ही हाइपर रह रहा है, इसकी तो काम डाउन की कोई वो ही नहीं है, कि ये इसको मैं अगर कमांड इधर से बैठ के दे रही हूँ क्योंकि काम डाउन सिट डाउन, वो कमांड फॉलो नहीं करा, देन देयर इज अ अलार्मिंग साइन, वो हमें हाइपर एक्टिविटी बताती है। हम्म। हम्म। अच्छा, एक और चीज जो पेरेंट्स अक्सर कह रहे होते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि चाहते हुए भी दे आर नॉट एबल टू सिट स्टिल। ये वाकई सही है, और इसकी क्या वजह है?
बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली उनका ब्रेन उस तरीके से वर्क नहीं कर रहा जिस तरह एक नॉर्मल ब्रेन वर्क कर रहा है। समटाइम्स क्या होता है, अगर बच्चा रॉकिंग कर रहा है, सिट स्टिल नहीं बैठ पा रहा, इट्स बिकॉज उसका ब्रेन उसी तरह फोकस कर पाएगा जब वो मूवमेंट कर रहा है, तभी उसके ब्रेन को सिग्नल मिल रहा है कि मैंने अच्छा फोकस करना है या मैंने कुछ सोचना है। इट्स नॉट देयर फॉल्ट, उनका प्रोग्रामिंग ही इस तरह से हुई हुई है कि उनके लिए ये चीज जरूरी है। उनका ब्रेन हम्म अपने आप को काम डाउन इस तरह से नहीं कर पा रहा। कॉन्टिन्यूअस फिजिटिंग, जैसे मैंने आपसे बात की ना कि एनर्जी अंदर ही घूम रही है, वो उसको चैनलाइज ही नहीं कर पा रहे, तो ये रीजन होती है कि वो चाह के भी स्टिल नहीं बैठ पा रहे होते। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि बच्चा एंग्शियस हुआ हुआ होता है, तो वो जो मूवमेंट कर रहा है, फिजिटिंग कर रहा है, वो उसको अपना एज अ सेफ स्पेस समझ रहा होता है कि मैं सिक्योर फील कर रहा हूँ, अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो मैं ज्यादा अच्छे से सोच सकूंगा या परफॉर्म कर सकूंगा। तो ये रीजन होती है। अभी आपने जिक्र किया फिजिटिंग का और इन चीज़ों का, तो इसी के साथ अगर मैं ये पूछना चाहूँ कि ये जो फिजिटिंग है, रनिंग है, ये चीज़ें जो हैं ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव रहना, इससे रिलेटेड है या सेंसरी नीड्स हैं? Okay, it can be both. It can be a behavior issue or it can be a sensory need. It depends upon the situation. लेकिन मेजरली ये एक सेंसरी नीड होती है। और हम आइडेंटिफाई इसको किस तरह से कर सकते हैं कि अगर ये एक बिहेवियर पैटर्न होगा ना बच्चे का, तो ये ओकेजनली होगा, मतलब वो कभी कभार इस तरह का टेंट्रम थ्रो कर रहा है, नॉट ऑल द टाइम। और दूसरा ये होता है कि आप उसको वो चीज दे भी देते हैं जिसकी वजह से वो रो रहा है, तो भी वो ना रो ही रहा होगा, क्योंकि ये उसका एक बिहेवियर पैटर्न है, या तो वो किसी चीज से एस्केप कर रहा है उस टाइम में, तब वो ऐसे कर रहा है। लेकिन मेजरली एक सेंसरी नीड तब होती है जब बच्चा ऑल द टाइम ये कर रहा है, कोई उसका रीजन नहीं है जब वो ये कर रहा है, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आई जिसमें वो ये कर रहा है, बस वो ये हर टाइम कर रहा है, और आप उसकी सेंसरी नीड जब पूरी कर देते हैं तो ठीक है, वो काम डाउन होके बैठ गया है। और इस जब इस तरह का बिहेवियर वो शो कर रहा है तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये एक सेंसरी नीड है। हम्म। अच्छा, एक चीज हम एक टर्म सुनते हैं, थोड़ी सी मुश्किल हमें लगती है, सेंसरी प्रोसेसिंग डिफिकल्टीज। तो हम्म। अगर आप इस चीज को हमारे पेरेंट्स के लिए थोड़ा आसान जुबान में समझा सकें कि ये क्या है, तो ये भी काफी हेल्पफुल होगा। बिल्कुल, ये सुनने में तो बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन जितना भी सब कुछ बच्चे का जिस चीज पे हम बात करें, बेसिकली हाइपर एक्टिविटी और सेंसरी नीड, वो सब कुछ इस सेंसरी प्रोसेसिंग के अंदर ही है। तो इसको हम थोड़ा सा इजी करके इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड होगा, यू हैव टू बी विद मी, कि हम्म इसको थोड़ा हम समझेंगे ये क्या चीज है। तो बेसिकली सेंसरी प्रोसेसिंग पे हम पहले बात करते हैं। तो जो हमारा ब्रेन है वो गॉड ने डिजाइन ही बहुत परफेक्ट तरीके से किया है। हम इसको एक जिक्सॉ पजल की तरह ले सकते हैं। जब हम्म जिक्सॉ पजल होती है, जब हर पजल का पीस एक परफेक्ट तरीके से लगा होता है, तभी हमें पिक्चर समझ में आ रही होती है। किसी एक भी पीस को, या तो वो पीस मिसिंग है या फिर मिसप्लेस हुआ हुआ है, तो वो पूरी पिक्चर बिगड़ जाती है। एग्जैक्टली इन बच्चों के ब्रेन के साथ ये हो रहा होता है। जो हमारा ब्रेन है, या तो हमारा कोई सेंसरी सिस्टम जिस पे अभी हम बात करते हैं, या तो वो सिस्टम कोई मिसिंग होगा, या जरूरत से ज्यादा एक्टिव होगा, या अंडर एक्टिव होगा। ऐसी कोई सिचुएशन आती है ना, तब सेंसरी प्रोसेसिंग डिफिकल्टीज हमें देखने को मिलती हैं। अब होता क्या है, एज अ ह्यूमन हमारी 5 सेंसेस होती हैं: विजन, स्मेल, टेस्ट, टच और हियरिंग। ये 5 सेंसेस हैं जिसको यूज करके जो है ना ह्यूमन इस वर्ल्ड में सरवाइव करने की कोशिश करता है। लेकिन न्यूरोसाइंस ने साथ में दो ऐसे सेंसरी सिस्टम डिस्कवर किए हैं, रिकॉग्नाइज किए हैं, जो कि बॉडी को हेल्प आउट करते हैं मजीद कॉम्प्लिकेटेड टास्क करने में। जो कि हमारे पास एक है वेस्टिबुलर सेंसरी सिस्टम, एक है प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसरी सिस्टम। इस पे हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा अभी सुनने में। तो हम्म ये सारे सिस्टम्स जब मिल जाते हैं ना, तो ये मिलके हमें, जो भी हम वर्क की या ऑक्यूपेशन की बात कर रहे थे ना, डे टू डे एक्टिविटीज परफॉर्म हम्म करने में हेल्प करते हैं। तो जब हमारा ब्रेन है ना, या तो वो जो हमने इन्वायरमेंट से सिग्नल ब्रेन को दिया है ना, या तो ब्रेन वो सिस्टम कैच नहीं कर पा रहा, या फिर सिस्टम ब्रेन ने वो कैच कर लिया सिग्नल लेकिन प्रोसेस हम्म नहीं कर पा रहा उस इंफॉर्मेशन ओके। को, या फिर हम्म उसने सिग्नल भी सही से कैच किया है, इंफॉर्मेशन भी ठीक से प्रोसेस किया है, लेकिन जिन न्यूरॉन्स ने मैसेज लेके हमारे हैंड्स या फिर हमारे मोटर यूनिट्स के पास जाना है ना, जिसने वो एक्शन परफॉर्म करना है, मेरी बॉडी ने, हम्म organs ने, वो न्यूरॉन्स वो मैसेज सही से नहीं पहुंचा पा रहे। ये ओके। 3 केसेस होते हैं हमारे पास। इसमें से किसी हम्म एक भी चीज में प्रॉब्लम आती है ना, तो हमारा ब्रेन ठीक से चीज परफॉर्म नहीं कर पाता। तब इन चीजों को हम सेंसरी प्रोसेसिंग डिफिकल्टीज कहते हैं। ये हमारा सेंसरी सिस्टम होता है और ये चीजों को सही से प्रोसेस नहीं कर पा रहा। तो ये मैंने एक आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश की, आई हम्म होप
ये पेरेंट्स हाँ नहीं, अंडरस्टैंड कर ये सकते हैं। काफी हेल्पफुल था। अच्छा, इसके साथ अगर मैं ये पूछना चाहूँ कि वो क्या कॉमन सेंसरी साइंस हो सकते हैं जो कि पेरेंट्स भी ऑब्जर्व कर सकें और फिर नेसेसरी एक्शन ले सकें या किसी प्रोफेशनल से रब्ता कर सकें, तो वो खुद से क्या चीज़ें नोटिस कर सकते हैं उसके बारे में अगर बता सकें। ठीक है, अभी मैं पिछली बात से इसको कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी। जैसे फाइव सेंसेस की मैंने बात की, तो इन्हीं से रिलेटेड साइंस होंगे जो वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे हम आईज की बात करें, तो अगर उनका बच्चा बहुत ज्यादा जब लाइट में जाता है तो बहुत इरिटेटेड फील करता है, अपनी आईज को कवर करना शुरू कर देगा, एकदम से हाइपर एक्टिव हो जाएगा, तो वो एक हम्म। अलार्मिंग है। या फिर बच्चा अंधेरे में, तो चले सब बच्चे ही डरते हैं, लेकिन अंधेरे में उसका फादर मदर साथ है, वो फिर भी बहुत चीखे मार रहा है, तो भी इट्स एन अलार्मिंग साइन। इसी तरह स्मेल की बात करें तो वो एक तो होता है ना एरोमेटिक स्मेल्स को सूंघना या स्मेल करना किसी हम्म। एरोमेटिक चीज को। ये बच्चे हर चीज को सूंघना शुरू कर देंगे, लाइक इवन देयर सॉक्स, इवन देयर फूड। तो वो भी एक हमारे हम्म। पास अलार्मिंग साइन हो सकता है। फिर हम बात करेंगे टेस्ट की, तो खाने के अलावा और भी चीजें मुंह में डालना शुरू कर देंगे, उनको ये सेंस नहीं होगी कि ये चीज मेरे लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। और जैसे अपने टॉयज को चबाना शुरू कर देंगे, इनको एक अर्ज होगी कि हम हर चीज को चबाएं, इवन ये बाइट करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये भी एक हम्म। अलार्मिंग। फिर हियरिंग की बात करें तो क्या होगा, जैसे आप मॉल्स वगैरह में लेके जाते हैं या किसी शोर हम्म। वाली जगह पे लेके जाते हैं, तो एकदम से कानों पे हाथ रखना शुरू कर देंगे और बहुत ही एजिटेटेड फील करना शुरू कर देंगे, तो ये भी एक साइन हो सकता है। और टच की हम्म। बात करें तो जैसे बच्चे हेयर कट करवाना पसंद नहीं करेंगे, आप हेयर ड्रेसर के पास लेके जाएंगे, रोना शुरू कर देंगे। काफी पेरेंट्स ये भी नोटिस करते हैं कि नेल्स नहीं कटवाता हमारा बच्चा, तो ये हम्म। बेसिक टच का इश्यू हो रहा है, उसको टच करवाना पसंद नहीं आ रहा, लाइक हमें हग नहीं करता हमारा बच्चा, मतलब इस तरह की कंप्लेन पेरेंट्स करना शुरू कर देंगे। फिर जो हम्म। हमने और दो सिस्टम्स की बात की थी ना, उसके ऊपर हम्म। मैं थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूंगी, क्योंकि वो पेरेंट्स के लिए समझना बहुत जरूरी है। वेस्टिबुलर सेंसरी सिस्टम और प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसरी सिस्टम। जो हम्म। बेसिकली हमारा वेस्टिबुलर सेंसरी सिस्टम होता है ना, ये हमारी ब्रेन जो है ना, वो रिकॉग्नाइज करता है हमारी मूवमेंट को, कि हम ओके। तेज चल रहे हैं या हम आहिस्ता चल रहे हैं। हम्म। ये हमारे ब्रेन ने रिकॉग्नाइज करना है, हम स्पिन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इन इस तरह अगर आप बच्चे में नोटिस कर रहे हैं कि आपका बच्चा जो है ना बहुत ज्यादा झूला लेना पसंद करता है, गोल गोल घूमता हम्म। रहता है, फैन को बहुत ज्यादा देखता है, स्पिनिंग ऑब्जेक्ट्स को बहुत ज्यादा देख रहा है, तो ये भी एक अलार्मिंग साइन पेरेंट्स के लिए हो सकता है। या फिर इसके बिल्कुल हम्म। ऑपोजिट होगा कि आप उसको हल्का सा भी, हम इसको झूले पे लेके जाते हैं, ये बहुत ज्यादा डर जाता है, थोड़ा सा भी चलता है, चलते चलते एकदम गिर गिर जाता है, ये भी एक अलार्मिंग साइन होते हैं कि उसका वेस्टिबुलर सेंसरी सिस्टम डिस्टर्ब चल रहा है। इसी तरह एक प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसरी सिस्टम है जो हमारा, वो बेसिकली हमारी बॉडी की अवेयरनेस हमें बताता है। जैसे अभी मैं चेयर पे बैठी हुई हूँ, तो ये मुझे हम्म। अवेयरनेस, मेरा वो सिस्टम बता रहा है। तो इन बच्चों में जब वो सिस्टम डिस्टर्ब होगा ना, पेरेंट्स क्या चीज नोटिस करेंगे कि ये बच्चा हर चीज उठा के फेंकता रहता है, जोर जोर से चीजों को धक्का देता है, इसको लाइक डर नहीं लगता किसी चीज से, ये खिड़की पे चढ़ जाता हम्म। है, सेंस ऑफ डेंजर बच्चे की चली गई है। तो ये सब वो अलार्मिंग साइंस हैं जो पेरेंट्स को नोटिस करने चाहिए अपने बच्चे में, जिससे उनको लग सकता है कि कोई सेंसरी इश्यू आ रहा है। अच्छा, तभी मतलब ये भी पेरेंट्स की शिकायत होती है कि कुछ बच्चे जो हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा डरते हैं स्विंग्स पे, स्लाइड्स पे, तो ये इन सिस्टम के प्रॉपर वर्क ना करने की वजह से हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। होता ही है कि जब हमारा ब्रेन इन सिस्टम में जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो या तो हमारा ब्रेन बहुत हाइपर सेंसिटिव हो जाएगा इनको लेके, लाइक हम्म। हल्का सा भी कोई इन्वायरमेंट से स्टिमुलस आया, ब्रेन ने उसको बहुत हाई लेवल करके बताया कि आपने हल्का सा भी उसको झूला दिया या सी सॉ पे ले गए या हल्का सा भी दिया, तो वो उसको बहुत ज्यादा करके लगता है। और इसी तरह कुछ बच्चे इस तरह के होते हैं जो बहुत तेज तेज घूमेंगे, तो उनका ब्रेन हम्म। हाइपो सेंसिटिव है, अंडर रिस्पॉन्सिव है, कि हम्म। बहुत हम्म। स्टिमुलस उनको मिल रहा है एनवायरनमेंट से, फिर कहीं जाके वो नॉर्मल रिएक्ट कर पा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि पेरेंट्स को कब अपना वेटिंग मोड खत्म कर देना चाहिए और प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि पेरेंट्स वेट कर रहे होते हैं या उनको हम लोग, हमारे जैसे लोग भी समझा रहे होते हैं कि अभी जरूरत नहीं है, अभी छोटा है, ये है वो है। तो कब आप समझती हैं कि पेरेंट्स को प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए, वो भी बताइए जरा।
देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि आजकल के टाइम में इतनी अवेयरनेस तो है कि जो छोटे छोटे नॉर्मल माइलस्टोन्स हैं वो पेरेंट्स को पता चल जाते हैं कि अब इस एज में बच्चा पहुंच गया तो अब इसने वॉक करना स्टार्ट कर देनी है। इस एज में हम्म बच्चा पहुंच गया तो अभी खाना खाना शुरू कर दे। लाइक 3 की एज तक काफी माइलस्टोन्स नॉर्मल अचीव हो जाते हैं, और अगर उस टाइम तक भी आप अपने बच्चे में देख रहे हैं कि वो डेली एक्टिविटीज नहीं परफॉर्म कर पा रहा, तो इट्स एन अलार्मिंग साइन, इट्स अ रेड फ्लैग कि अब आपको थेरेपी को सीक करना चाहिए। दूसरा ये होता है कि कुछ पेरेंट्स जो है वो घर में भी टोटके करना शुरू कर देते हैं, हम्म अपनी उन्होंने कामिंग हम्म स्ट्रेटेजीज बनाई होती हैं। तो जब वो करके भी थक चुके होते हैं, जब उनको लगता है कि नहीं अब इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो मुझे लगता है तब भी उन्हें हेल्प सीख कर लेनी चाहिए। और तीसरा मुझे लगता है जब उनके स्कूल से कंप्लेन आना स्टार्ट हो गई है, उनके हम्म टीचर्स ने ये कंप्लेन किया है कि नाउ इट्स अ हाई टाइम आप अपने बच्चे को जो है एक प्रोफेशनल हेल्प जो है ना रिक्वायर्ड है, आप इसको लेके जाएं। या बच्चा बहुत बिहेवियर इश्यूज शो कर रहा है, क्लास में बच्चों को मार रहा है, ठीक से बैठ नहीं रहा, तब आपको जो है ना पेरेंट्स को चाहिए कि इट्स हाई टाइम कि वो आ जाएं। हम्म। ओके, अब हमें ये बताइए कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो है वो कैसे बच्चों के जो बॉडी को रेगुलेट करने के लिए या एनर्जी लेवल्स को रेगुलेट करने के लिए कैसे हेल्पफुल हो सकती है, सो दैट पेरेंट्स को ये भी पता चले। ठीक है, आप चाहेंगे तो मैं आपके साथ स्लाइड भी शेयर कर दूंगी, अदरवाइज आप पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं, पेरेंट्स को हेल्प होगी देखने में। तो हमने ठीक जैसे है। हाइपर एक्टिविटी से बात स्टार्ट की थी, तो हम उधर से ही स्टार्ट करेंगे कि जब आप हाइपर एक्टिव है आपका बच्चा, तो आप घर में सबसे पहले तो यह है कि बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मैंने जैसे स्टार्ट में आपको बताया ना कि बॉडी में एनर्जी ट्रैप हो गई है, ना हैंड्स में से निकल हम्म रही है, ना फुट में से, ना माउथ में से। तो हम सबसे पहले डीप मसाजेस की तरफ जाते हैं। डीप मसाजेस से ये होगा कि बच्चे की बॉडी बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करेगी। इसमें हम डिफरेंट अरोमा ऑयल्स भी यूज करते हैं। ऑयल्स बहुत हेल्पफुल साबित होते हैं। मोस्टली हम लेवेंडर ऑयल यूज करते हैं, वो ब्रेन को काम डाउन करते हैं, स्लीप को भी इंप्रूव करते हैं। हम कैमोमाइल ऑयल भी यूज कर सकते हैं, वो हमारे मसल्स को रिलैक्स करते हैं। जब बॉडी एक रिलैक्स स्टेट में होती है तो भी फोकस थोड़ा इंप्रूव होता है। तो हम वहां से हम्म एक स्टार्ट ले सकते हैं। दूसरा, फिर जैसे हमने बात की थी कि बच्चा बहुत लाइट में ट्रिगर हो रहा है, तो अगर इस तरह का कोई सीन आ रहा है, आप एक डार्कनेस कर लें। सेंसरी लाइट्स बहुत इजीली अब मार्केट में अवेलेबल हैं। आप सेंसरी लाइट्स जला दें, बच्चे को वो लाइट का एक्सपोजर मिलेगा ना, तो भी वो काम फील करेगा। इसी तरह हम्म डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज पे जो है ना वेव्स डिजाइन की गई हैं। मोस्ट कॉमनली हम डेल्टा वेव्स यूज करते हैं। वो एक बहुत ही हम्म लो फ्रिक्वेंसी पे एक स्लो वेव है, वो भी बच्चे को ना काम डाउन करने में हेल्प करती है। फिर जैसे हमने बात की थी कि वेस्टिबुलर सेंसरी इशू बच्चे में आ रहे हैं, जैसे हम्म स्विमिंग की आपने बात की ना कि बच्चा झूला ले रहा है या भाग रहा है तो हम्म कैसे। तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि आप घर में जो है अपने लिए स्विंग डिजाइन करें। हैमक स्विंग हो सकता है, प्लेटफॉर्म स्विंग हो सकता है। और उस पे आप स्लो, आपने मूवमेंट को स्टॉप कभी भी नहीं करना, आपने हमेशा स्लो और कंट्रोल मूवमेंट्स की तरफ बच्चे को लेकर आने हैं। आप वो स्विंग्स यूज कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि बैलेंस खराब हो जाता है बच्चों का, तो आप बैलेंस बीम यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास बैलेंस बीम नहीं है तो आप सिंपली ब्रिक से एक लाइन बना सकते हैं और उसके ऊपर बच्चे को बोल सकते हैं कि अब इस पे वॉक करे। उससे उसका हम्म बैलेंस काफी improve होगा। इसके अलावा जब हमने प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसरी इशू की बात की थी, उसमें हम ये कर सकते हैं कि जिम बॉल बहुत इजीली अवेलेबल होती है। आप एक जिम हम्म बॉल बहुत सारे जो है ना स्ट्रेटेजीज यूज कर सकते हैं। आप बच्चे को उसके ऊपर बिठाएंगे, उसको बाउंस कराएंगे, उससे बच्चे को एक अच्छा हैवी इनपुट मिलेगा। आप उसके ऊपर लिटा के रोल भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम पिक्चर्स भी ऐड कर देंगे पेरेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसके अलावा बियर हग बहुत कॉमन है। आप कोई स्टफ टॉय रख लें बच्चे के लिए, उसको बताएं कि आपने इसको हग करना है। वो एक एम्पैथी भी बच्चे के अंदर डेवलप करेगी। कंप्रेशंस हम्म बहुत हेल्पफुल होते हैं इस तरह के केसेस में। ओके, लास्ट में हमें ये बताइए और फिर हम इस सेशन को एंड करते हैं कि जरूर हर डिपार्टमेंट में हर सेगमेंट में कुछ मिसकंसेप्शंस क्रिएट हो जाती हैं लोगों के जहनों में। तो अगर हम ये बात करें कि हाइपर एक्टिविटी और सेंसरी नीड से रिलेटेड कोई एक दो जो ज़्यादा बड़े मिसकंसेप्शंस हैं, वो पेरेंट्स के जहन में क्या होते हैं ताकि वो भी क्लियर हो जाए। अच्छा, सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन मुझे लगता है पेरेंट को ये लगता है कि हम बच्चे को और ज्यादा डिसिप्लिन करेंगे, बच्चे के ऊपर और सख्ती करेंगे तो बच्चा हमारा ठीक हो जाएगा, या हमारा बच्चा और अच्छे से कोशिश करेगा तो वो किसी भी टास्क को करने की तो वो ठीक हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है। दूसरा मुझे लगता है ये है कि पेरेंट्स को ये भी लगता है कि वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा, ये जस्ट एक फेज है, गुजर हम्म। जाएगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक जाएगा।
स्कूल जाएगा, नॉर्मल बच्चों के साथ बैठेगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक ये मिसकंसेप्शन भी बहुत कॉमन है। और तीसरा मुझे लगता है कि जो पेरेंट्स इसको थोड़ी खुशफहमी भी समझ लेते हैं कि नहीं हमारा बच्चा तो बहुत एक्टिव है, हाइपर हम्म एक्टिविटी को एक्टिविटी के साथ वो कर हम्म लेते हैं, कंफ्यूज कर लेते हैं कि नहीं हमारा बच्चा तो बहुत एक्टिव है, बड़ा होकर खुद ही ठीक हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये मेजर हम्म मिसकंसेप्शंस हैं हमारे माशरे में। राइट जी, राइट। हम कोशिश करें कि सेगमेंट्स को ज़रा कंसाइज रख सकें, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि उनको एड्रेस करना पेरेंट्स के लिए तभी हेल्पफुल होगा। सो फिर भी हमारी कोशिश है कि हम छोटे छोटे सेशंस करें डिफरेंट टॉपिक्स पे। तो मैं आपका दोबारा शुक्रिया अदा करूंगा यहाँ पे, और इस सेशन को हम एंड करते हैं। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आगे भी हमारा इरादा है कि बिहेवियर से रिलेटेड, स्पीच से रिलेटेड हम डिफरेंट सेशंस करेंगे, जिसमें हम डिफरेंट सब टॉपिक्स पे डिस्कशन करते जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच। एनी लास्ट वर्ड्स फ्रॉम योर एंड, तो फिर हम इसको क्लोज करते हैं। माय लास्ट वर्ड्स आर, पेरेंट्स को छोटे छोटे जो भी अलार्मिंग साइंस, स्पेशली आज के टाइम में जब हम स्क्रीन के टाइम में रह रहे हैं, बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, जो छोटे छोटे रेड फ्लैग्स आ रहे हैं हमें उनको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। और इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आप प्रोफेशनल हेल्प सीख कर रहे हैं, अगर आप साइकाइट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा पागल है। इस चीज हम्म को करेक्ट करने में अगर हम थोड़ा सा भी रोल प्ले कर सकें तो मुझे लगता है बहुत बड़ी बात होगी। राइट जी, इसी अच्छे से मैसेज के साथ जी हम इस सेशन को यहाँ एंड करते हैं। आप सबका भी बहुत शुक्रिया जो ये वीडियो देख रहे हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए गेस्ट या एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।